नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज बात अमेरिका के चुनावी घमासान की होगी। जो बाइडेन की जीत तय है, लेकिन ट्रंप को सत्ता के छिन जाने का भय है। पेंसिल्वेनिया को लेकर नया आदेश आया है। इस बीच ट्रंप कानूनी जंग के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बाइडेन की जीत के संकेत के साथ ही चीन, रूस और पाकिस्तान में खलबली मची है। इन बड़ी खबरों के अलावा रुख करेंगे बिहार का, जहां अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इन तमाम खबरों से लबरेज देश का बुलेटिन। और जो बाइडेन के भाषण में अमेरिका का नया राष्ट्रपति दिख रहा है, लेकिन अभी भी उनकी राहें आसान नहीं दिख रही हैं। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin is still growing as well. जो बाइडेन का ये भाषण बिल्कुल प्रेसिडेंट वाले स्टाइल में है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में राष्ट्रपति का एहसास हो रहा है। उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के बादशाह बनने जा रहे हैं। फैसला भी हो चुका है। अमेरिका में पिछले चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में शक, शंका, आशंका का बाजार गर्म है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि उनकी जीत तय है, लेकिन ट्रंप बार बार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। They can try to steal the election. लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका से ट्रंप की रुखसती होने वाली है। बाइडेन फुल कॉन्फिडेंस में हैं और कह रहे हैं कि आंकड़े शोर मचाकर कह रहे हैं कि जीत हमारी होने वाली है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो ट्रांजिशन यानी सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सड़कों पर अभी भी कोहराम मचा है। ट्रंप समर्थक हार मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि कई जगह पोस्टल बैलेट के साथ गड़बड़ी की खबरें भी आई हैं। तो शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप काफी बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो उस समय वो लगातार पिछड़ते चले गए। इतने पिछड़ते चले गए कि अब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कई बार लगता है कि उन्हें व्हाइट हाउस खाली करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। और अमेरिका के चुनावी नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि ट्रंप अब जाने वाले हैं, लेकिन ट्रंप की जिद के आगे अदालत ने दखल देना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की तस्वीर उभर रही है। कहीं जोश और जुनून है, कहीं हार के संकेत से समर्थकों में मायूसी है। ताजा तस्वीर वाशिंगटन की है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई है। अमेरिका में जैसे जैसे ट्रंप पिछड़ रहे हैं, वैसे वैसे हालात भयावह होते जा रहे हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिका के चुनाव कानूनी पेच में फंस चुका है। जॉर्जिया में बाइडेन को बढ़त मिलते ही फिर से वोटों की गिनती करने का ऐलान हो चुका है। ट्रंप हार रहे हैं। हालात ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता ही ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। ट्रंप के अधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच पेंसिल्वेनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश भी आ गया है। कोर्ट ने चुनाव के दिन आने वाले मतपत्रों को अलग रखने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग हो रही है। मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। वॉशिंगटन में भी हाहाकार मचा है। सिटी काउंटी बिल्डिंग के सामने ट्रंप के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा और अलास्का के फाइनल नतीजों के आने का इंतजार है। ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस में हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने मतगणना के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए $60 मिलियन की रकम जुटाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शालीनता और शराफत ताक पर रख दी गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहा है। उसे सत्ता पर काबिज रहने की ऐसी आदत हो चुकी है कि वो हर हाल में अपनी जीत देखना चाह रहा है। अमेरिका के चुनावी घमासान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और पूरी दुनिया चुनावी नतीजों में अपना नफा नुकसान तलाश रही है। और कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन अमेरिका की आम जनता फिलहाल जश्न के माहौल में डूब चुकी है।
आज का दिन व्हाइट हाउस के सामने बहुत ही बदला सा दिख रहा है। दरअसल जैसे जैसे ये उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि अब बाइडेन बतौर प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जल्दी आएंगे, वैसे वैसे व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लैक स्ट्रीट मैटर्स पर यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ देखिए कि यहाँ का नज़ारा क्या है। दिन में जहाँ सिक्योरिटी के लिए यहाँ इस समय भारी मात्रा में वॉशिंगटन की जो पुलिस है, जिसे मेट्रोपॉलिटन पुलिस कहा जाता है, वो भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो नाच गान कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन के तौर पर जो एक नए नेता की उम्मीद लगाए थे और उसके पूरी होने के खुशी में यहाँ पर अगर आप देखें तो वो उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जो यहाँ पर ग्रुप है वो ग्रुप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आज का जो दिन है ये इतिहास का एक पार्ट है। आज का जो दिन है वो दरअसल उस आप कहें कि अमेरिकी जर्नी का एक हिस्सा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर वो एक्टिविस्ट जिन्होंने कि पूरी दुनिया को बताया कि सत्ता को अगर निरंकुश होने से बचाना है तो आपको सड़क पर उतरना होगा। अब सामने देखिए, सामने का जो दृश्य है वो अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य है। एक ऐसा नज़ारा जो अपने आप में एक इतिहास की तरह से है, एक ऐसा नज़ारा जो इस बात को बताता है कि अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए यहाँ के लोगों ने एक बार फिर कितनी मेहनत की है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन दुनिया के कई मुल्क अपना नया दोस्त बनाने में जुट गए हैं। देखिए रूस, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का कैसे खुल रहा है नया फ्रंट। अभी भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए हों, लेकिन रूस और चीन में खलबली मच गई है। रूस ने नए तरीके से प्लान शुरू कर दिया है और अमेरिका को छोड़कर चीन और पाकिस्तान से दोस्ताना बढ़ा रहा है। रूस चीन के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन उनके कुछ साझा हित हैं। रूस को चीनी निवेश की जरूरत है ताकि वो आर्कटिक में तेल और गैस का खनन कर सके। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपनी चुनावी कैंपेन में कहा था कि वे 2050 तक तेल, ऊर्जा और फ्रैंकिंग को देश में कम करेंगे। माना जा रहा है कि प्रतिबंध लगने से तेल और गैस का निर्यात मुश्किल होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रूस ने अमेरिकी चुनाव परिणाम आने से पहले ही चीन से दोस्ती बढ़ा ली है। दूसरी हैरान करने वाली खबर यह भी है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस से ट्रंप की रुखसती का इशारा क्या हुआ। रूस की फौज के 70 जवान पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के कायर जनरलों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक दूसरे के तजुर्बे को समझना है। मतलब जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री से दहशतगर्दों की जमात सप्लाई करता है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रिल करने जा रहा है। अमेरिका में अभी नए राष्ट्रपति पर फैसला नहीं हुआ है। उससे पहले बीजिंग ने एक बार फिर वाशिंगटन पर आंखें तरेर ली हैं। इस बार चीन का गुस्सा अमेरिका पर आतंकवाद को लेकर भड़का है। ड्रैगन ने अमेरिका पर आतंक पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM संगठन को आतंकियों की सूची से बाहर निकाल दिया है। 5 नवंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस पर फैसला लिया है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने ETIM को आतंकी संगठन घोषित किया था। ये संगठन उइगर मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है। और फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कमर कस ली है। मजहबी उन्माद फैला रहे संगठनों पर शिकंजा कसने का उसने खुला ऐलान कर दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस से उठी आग ऑस्ट्रिया तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रिया ने भी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू भी कर दिया है। दरअसल सोमवार को विभत्स आतंकी घटना झेलने के बाद ऑस्ट्रिया कट्टरपंथ पर नियंत्रण के लिए कदम उठा रहा है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर भीषण गोलीबारी हुई थी। आतंकियों ने सड़कों पर लोगों को निशाना बनाया था। हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। इसके पहले फ्रांस को आतंकी घटनाओं से जूझना पड़ रहा था। फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस और पेरिस में चाकू से हमला कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद से फ्रांस आतंकी घटनाओं को लेकर हाई अलर्ट पर है। वियना की घटना पर दुख जाहिर करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश ऑस्ट्रियाई लोगों के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले पर शोक जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि दुख की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। बहरहाल वियना में आतंकी हमले के बाद ये तथ्य भी सामने आया है कि फ्रांस से भी ज्यादा बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, वो बम से लैस था। बहरहाल कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करना ऑस्ट्रिया का पहला कदम है और आगे इस दिशा में अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक इस्लाम यूरोप की जीवन शैली के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कुर्ज ने यूरोपीय यूनियन से अपील की थी कि वियना आतंकी हमले से सबक लेते हुए अपने सहिष्णुता की गलतफहमी को खत्म कर ले। उन्होंने यूरोपीय देशों से आह्वान किया कि वे और कड़ाई से राजनीतिक इस्लाम की समस्या से निपटने के लिए आगे आए। सोचिए, हजारों लीटर तेल के टैंकर में आग लगी हो और अचानक वो फट जाए तो क्या होगा। नाइजीरिया से मिली ऐसी ही एक तस्वीर, बेहद चौंकाने वाली। तेल टैंकर में लगी आग का यह भयंकर वीडियो नाइजीरिया का है। पेट्रोलियम से भरे इस टैंक की ऊपरी सतह पर आग लगी। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एकाएक टैंकर में जोरदार धमाका होता है और आग विस्फोटक रूप ले लेती है। तेल बिखरने के साथ ही आग की लपटें दूर दूर तक फैल जाती हैं। अफरा तफरी मचती है, लोग जान बचाकर बेपनाह भागने लगते हैं। दरअसल नाइजीरिया के लागोस के अप्पा स्थित पेट्रोलियम भंडारण टैंक में आग भड़की है। दुर्घटना कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया है। ओंडो पेट्रोलियम के तेल भंडार टैंक में हादसे के समय यहाँ काफी संख्या में कर्मचारी भी काम कर रहे थे। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक समय रहते सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जरा सोचिए, वक्त रहते लोग नहीं निकाले गए होते तो कितनी बड़ी क्षति होती, क्योंकि टैंकर में विस्फोट के बाद हजारों लीटर तेल बिखर चुका है। आग की लपटें आसमान छूने लगी हैं। आसमान काले धुएं का गुबार बन चुका है। आग बुझाने की कोशिशें कर्मचारियों ने की, पानी के बौछार की गई, लेकिन आग के सामने पानी की धार बेकार साबित हो रही थी। आग की लपटों में जैसे ही पानी डाला जाता, लपटें और तेज हो जाती हैं। यानी आग पर काबू पाने की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। बेकाबू आग को नियंत्रित करने के लिए बड़ी एजेंसियों से संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन तभी टैंकर गर्मी से फट गया और भगदड़ मच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अच्छी बात यह है कि आग लगे तेल टैंक के पास एक दूसरा टैंक भी था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी, वरना इससे भी बड़ी तबाही मचती। चीन और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की तीसरी आंख अंतरिक्ष से निगरानी करेगी। आज देश अंतरिक्ष की दुनिया में फिर बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज फिर इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ने जा रहा है। देख ले चीन, देख ले पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा अब और नहीं, क्योंकि इसरो से PSLV C49 से भेजा जाने वाला एकमात्र अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तीसरी आंख से कम नहीं। अंतरिक्ष से यह सैटेलाइट दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। यानी चीन पहाड़ की तलहटी में घुस जाए या फिर चोटियों पर, पाकिस्तान सुरंग बनाए या फिर जंगल के रास्ते घुसपैठ करे, दोनों की हिमाकत पर चौकस नजर होगी 24/7। इसरो के वैज्ञानिक RC कपूर ने कहा कि US-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट का एक एडवांस्ड सीरीज है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया है, जो किसी भी समय और किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रख सकता है। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है और स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकती हैं। यानी देश की सुरक्षा के लिए यह सैटेलाइट बेहद खास है। इससे हर वक्त देश की सीमाओं की निगरानी संभव होगी, साथ ही खेती और आपदा प्रबंधन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैटेलाइट प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी है। दोपहर 3:02 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से PSLV C49-10 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ेगा। आज जिन उपग्रहों की लॉन्चिंग है उनमें भारत का 1 और 9 अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रह हैं। इनमें भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-1, लिथुआनिया का एक प्रौद्योगिकी डेमोन्स्ट्रेटर, लक्समबर्ग के 4 मैरीटाइम एप्लीकेशन सैटेलाइट और अमेरिका के 4 लेमुर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल हैं। सभी सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आज की लॉन्चिंग इसरो की इस साल की पहली लॉन्चिंग है। इसके बाद अगले महीने दिसंबर में इसरो GSAT-12R कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे PSLV C50 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और बिहार में तीसरे और आखिरी दौर के मतदान में बम्पर वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण का मतदान तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है।
बिहार में तीसरे और आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर हो रही वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं का पोलिंग बूथ के बाहर तांता लगा हुआ है। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल, यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल के मतदाता आज 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। आखिरी चरण में सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके 12 दिग्गज मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। प्रचार के आखिरी दिन चुनावी बाजी जीतने के लिए नीतीश कुमार इमोशनल कार्ड भी खेल चुके हैं। वो इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता चुके हैं। हर साल बाढ़ से बेहाल होने वाले यादव बहुल कोसी क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की साख दांव पर लगी है, तो सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 46 सीटों पर आरजेडी आजमा रही है किस्मत, 25 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जेडीयू 37 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, बीजेपी ने 35 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, 23 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, 20 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से है। 2015 में इस इलाके में बीजेपी और आरजेडी को 20-20 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू के खाते में 23 सीट गई थी। बिहार की बाजी जीतने के लिए एनडीए और आरजेडी महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री ने 12, सीएम नीतीश कुमार ने 101 जनसभाएं की थी, तो सीएम बनने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव ने अकेले 229 जनसभाएं कर धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी भी बाजी पलटने के लिए मेहनत कर चुके हैं। अब इंतजार 10 नवंबर का है, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा कि बिहार की जनता ने इस बार किस पर मुहर लगाई है। और बिहार चुनाव के आखिरी चरण में आखिरकार जिन्ना का जिन बाहर आ ही गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुजरात दंगों को याद किया तो गिरिराज सिंह ने जिन्ना की याद दिला दी। बिहार के चुनावी समर में इस बार नेताओं को मुद्दों के साथ ही मैदान में उतरना पड़ा। मुद्दा रोजगार और पलायन रोकने के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने शबाब पर पहुंचा, चुनाव में लालू और नीतीश के 15 साल का जिक्र भी उछाला गया। जंगल राज और सुशासन की जंग हुई, लेकिन तीसरे चरण का चुनाव आते आते बिहार में जिन्ना का जिन्न बाहर निकल ही आया। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पीएम मोदी को गुजरात दंगों की फिर से याद दिला दी और कोहराम मच गया। के प्रति आदर थी, मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से बौखलाए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत माता का असली सपूत बताया और अब्दुल बारी सिद्दीकी को मोहम्मद अली जिन्ना का सपूत करार दे दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान देख करके आश्चर्य हुआ। मोदी को उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी गाली दिया, दंगाई कहा। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी, आपको वंदे मातरम कहने में कष्ट है, लगता है आप कहीं जिन्ना के अनुयायी तो नहीं बन रहे हैं। इसीलिए मोदी आपको दंगाई दिख रहे हैं कि मोदी आतंकवादियों के खिलाफ है। हालांकि बिहार चुनाव में पहली बार मुद्दों पर प्रचार भी हुआ और रैली भी हुई, लेकिन बीच बीच में नेताओं ने दूसरे मुद्दों से जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। आखिरी दौर के मतदान में बारी सिद्दीकी और गिरिराज की ये भिड़ंत क्या रंग दिखाएगी, अब ये कहना मुश्किल है। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये अहम बातें कही। टेक्नोलॉजी की जरूरत यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विज्ञान और तकनीक की मजबूती पर बल दिया। मौका था आईआईटी के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज 2000 से ज्यादा टेक्निक देश को मिले। पीएम ने कहा कि तकनीक पर ही पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए संभावनाएं बनी हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया। ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी की जरूरत और उसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान में तकनीक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सामान्य मानव की जो आकांक्षाएं हैं, उनसे जुड़ने का काम करें। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। अनुच्छेद 370 को बहाल करने का सपना लिए 7 विपक्षी दलों ने आज गुपकार बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में बने गुपकार गठबंधन की पहली बैठक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित आवास पर हुई। बैठक में फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष चुना गया और कहा गया कि ये राष्ट्र विरोधी गठबंधन नहीं है। गुपकार गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी जम्मू में बैठक बुलाई है। बीजेपी गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ आगे की रणनीति तय कर रही है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर आज बैठक हो रही है, लेकिन इन सबके बीच आप देख सकते हैं जम्मू में किस तरीके से यहाँ पे पुतले जो है वो जलाए जा रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये पार्टी भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट जो है वो देते हैं, लेकिन इन सब के बीच जम्मू के अंदर किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। यह साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार विरोध किया जा रहा है। पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन के खिलाफ यहाँ पे साफ तौर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। ये हालत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जयघोष लगाते हुए साफ तौर पे आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो हमारा तिरंगा नहीं उठाएगा उसको इस देश में रहने का कोई एक अधिकार नहीं है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि तिरंगे को लेकर जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद यहाँ पे जो लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो लगातार ये फारूक अब्दुल्ला के और गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।